हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों सभी लोग। और देखिए, बीच में अभी आपकी 3-4 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, खास करके मेरी। और उसका रीजन एक था कि मैं थोड़ा सा बिजी था। जो उत्तराखंड का मेंस था पुराना वाला, तो वो एग्जाम दिया था और उसका री एग्जाम होना था 14 को। तो वो री एग्जाम था और उस कारण से थोड़ी व्यस्तता थी। खैर कोई बात नहीं, अब आपकी क्लासों पर ही फोकस है अच्छे तरीके से। और देखिएगा, आपने देखा होगा कि जो पेपर हुआ है, जो प्री वाला पेपर हुआ है यूकेपीसीएस का, तो उस एग्जाम को आप देखेंगे तो उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन मिले होंगे एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा में भंगाड़ी के युद्ध का वर्णन किया है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और ऐसे ही जो ये था पवार वंश, इसका शासकों का क्रम पूछा गया था। तो आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल गए, जितनी क्लास हमने अभी तक पढ़ी है। यानी जो भी हमारी क्लास हुई है उसमें से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में थे। और टिहरी रियासत से जो क्वेश्चन आए थे उस पर भी मैं आज डिस्कस करूंगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो चलिएगा, बात हम करते हैं टिहरी रियासत के बारे में। तो देखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार से गोरखा शासन के बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य उत्तराखंड पे स्थापित हुआ और उन्होंने एक छोटी सी रियासत बना दी जिसका नाम था टिहरी रियासत। टिहरी रियासत में कौन कौन से शासक हुए? पहला शासक सुदर्शन शाह, दूसरा भवानी शाह, तीसरे प्रताप शाह, चौथे कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह और उसके बाद मानवेंद्र शाह। कुल मिलाकर के 6 शासक हुए हैं। और इस क्लास में मैं डिस्कस कर चुका था आपसे, सुरेंद्र शाह के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि मेन क्या चीजें आपसे एग्जाम में पूछता है सुदर्शन शाह के बारे में। वो पूरी बातें मैंने आपसे कर ली थी। और आज हमें बात करनी है, जिन लोगों ने इससे पुरानी क्लासें नहीं देखी है वो पुरानी क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। और टू द पॉइंट मैं बात करूंगा उसी पॉइंट के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं, अगला शासक है भवानी शाह। तो देखिए, अगर भवानी शाह के बारे में हम लोग बात करें तो भवानी शाह किसके पुत्र थे? सुदर्शन शाह के। तो देखिए, उस समय पर राजा लोगों की अनेक रानियां होती थी, तो उस समय सुदर्शन शाह की भी जो है वो अनेक रानियां थी। उसमें एक रानी जो थी उनका नाम था, जो कटोच कुल की थी, उनका नाम था गुण देवी। और एक उनकी रानी थी छोटी पत्नी, उसका नाम था खनेटी। तो इन दोनों से ही पुत्र थे। जो सुदर्शन शाह की गुणदेवी थी, उनसे जो इनका पुत्र हुआ था उसका नाम था भवानी शाह। और जो खनेटी से पुत्र हुआ था उसका नाम था शेर शाह। यानी 2 पुत्र सुदर्शन शाह के, एक का नाम है भवानी शाह और एक का नाम है शेर शाह। तो हुआ क्या कि जो सुदर्शन शाह थे उन्होंने अपने जीते ही घोषित कर दिया था भवानी शाह को अपना जो है उत्तराधिकारी, कि हाँ भाई, मेरे बाद जो है जो राजकुमार बनेगा, जो टीका कुमार बनेगा, यानी इसका तिलक होगा, राज्य अभिषेक होगा, वो होगा भवानी शाह। लेकिन भवानी शाह को पसंद नहीं करती थी। कौन? उसकी कहना चाहिए कि जो उसकी दूसरी माँ थी, यानी सौतेली जो माँ थी, वो पसंद नहीं करती थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा शेर शाह गद्दी पर बैठे। तो ऐसे में कहते हैं कि जैसे ही सुदर्शन शाह की मृत्यु हुई तो खनेटी देवी ने बवाल कर दिया पूरे में और अपने पुत्र शेर शाह को जो है वो घोषित कर दिया टिहरी रियासत का शासक, कि भैया शेर शाह जो है वो टिहरी रियासत का शासक होगा, ये होगा। अब मामला बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि सुदर्शन शाह ने किसे घोषित किया था अपना राजकुमार? वो किया था भवानी शाह को। और लेकिन इसने जो घोषित कर दिया है उसकी दूसरी पत्नी खनेटी ने, वो कर दिया है शेर शाह को। तो ऐसे में षड्यंत्र का मामला बन गया। खैर हुआ क्या, इसको फिर से निपटाने के लिए इस मामले को अंग्रेजों को पत्र लिखे गए, अंग्रेजों को लेटर लिखे गए। और फाइनली इस संदर्भ में जो उस समय ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर थे, जिनका नाम था हेनरी रेमजे, हेनरी रेमजे ने 1859 को, ठीक है, भवानी शाह को आधिकारिक पत्र सौंप दिया और बोल दिया कि भाई जो टिहरी रियासत का सुदर्शन शाह के बाद वास्तविक शासक है वो होगा भवानी शाह। और इस प्रकार से जो शेर शाह था वो अपदस्थ हो गया था। तो भवानी शाह के बारे में बहुत कुछ नहीं, बट ये ध्यान रखिएगा कि सुदर्शन शाह के बाद 2 पुत्र शेर शाह और भवानी शाह, दोनों के बीच सत्ता के लिए षड्यंत्र हुआ। और जिसमें पहले शेर शाह को गद्दी पर बैठाया गया कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में अंग्रेजों की सहायता से हेनरी रेमजे ने जो है वो घोषित कर दिया कि भाई वास्तविक जो उत्तराधिकारी है वो भवानी शाह है। और सत्ता फिर किसको मिल गई? भवानी शाह को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये दरबार में षड्यंत्र हुआ था शेर शाह और भवानी शाह वाला, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गुलदस्त तारिक कोह टिहरी गढ़वाल। आप ये 2 नाम भी याद रख लेंगे, गुलदस्त तारिक कोह। तो ये पुस्तक जो है ये है मियां प्रेम सिंह की, ठीक है। ये मियां प्रेम सिंह है, इनकी ये रचना है गुलदस्त तारिक कोह टिहरी गढ़वाल। और इसमें इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बताया गया है कि कैसे खनेटी ने
अपने पुत्र शेर शाह को गद्दी पे बैठाने की कोशिश करी और बाद में कौन कौन से स्टेप भवानी शाह के द्वारा लिए गए, ये पूरा इस पुस्तक में है। तो इस पुस्तक को आप 1 स्टार लगा के याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी भवानी शाह के बारे में एक जो इंपॉर्टेंट बात, देखिए कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो लगभग बहुत ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा है, लमसम 12 साल का कार्यकाल इनका रहा है, ठीक है। 1859 से लेकर के 1871 तक का कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो 1862 में देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला की स्थापना इनके समय पर हुई है। तो एक पाठशाला खुली है, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। अगर आपको सन दे दिया तो आप सन से याद रख ही लेंगे कि भाई 1815 से लेकर के 1859 तक जो है वो सुदर्शन शाह थे और 1859 से लेकर के 1871 तक जो थे वो भवानी शाह थे, तब तो आप कर लोगे। लेकिन अगर वो वैसे पूछ ले कि सर्वप्रथम देवप्रयाग में एक संस्कृत और हिंदी की प्रारंभिक पाठशाला किसके समय स्थापित की गई थी, तब उसका नाम भवानी शाह है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस पर आप 2 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, आज से जो आपका ये लेखपाल पटवारी का बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर, अब आपको जीएस में एक साथ जो है वो 3 से 4 क्लास मिलेंगी, यानी एक उत्तराखंड की मिलेगी और उसके अलावा आपको ज्योग्राफी की भी मिलेगी और इसके अलावा जो विविध चल रहा है वो क्लास भी मिलेगी और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी क्लास भी मिलेगी, ठीक है। तो सिलेबस को हम थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। पेपर से लगभग 1 आध महीना पहले अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बड़ा इजी होगा। लास्ट में हम लोग आपको जो है वो टेस्ट सीरीज कराएंगे, यानी क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भवानी शाह के बाद में जो गद्दी पर बैठा है, गद्दी पर जो शासक बैठे हैं उनका नाम है प्रताप शाह। देखिए पहले शासक सुदर्शन शाह, दूसरे शासक भवानी शाह। भवानी शाह के बारे में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक षड्यंत्र है। उसके अलावा एक उन्होंने संस्कृत हिंदी पाठशाला देवप्रयाग में स्थापित की है। भवानी शाह के बाद जो गद्दी पर बैठे हैं उनका नाम है प्रताप शाह। बात करते हैं प्रताप शाह से, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं और अभी एक क्वेश्चन आया भी था जो इस बार उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था अपर वाला, उसमें एक ये पूछा हुआ था कि गढ़वाल में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई थी बेसिकली टिहरी रियासत में, तो वो पहली प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के समय स्थापित हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका आंसर जो था वो क्या था, प्रताप शाह। बात करते हैं प्रताप शाह। पहली बात, कार्यकाल कब है, 1871 से लेकर के 1886, यानी 71, क्योंकि 1859 से लेकर के 1871 तक रहे हैं भवानी शाह और 1871 से लेकर के 1886 तक कौन रहे हैं, प्रताप शाह। अब देखिए इसी में एक सन आ गया आपका 1885। अब 1885 वो टाइम है जिस समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई है। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नेशनल लेवल पर जो स्थापना हुई है कांग्रेस की, वो 1885 में हुई थी। तो जब 1885 में कांग्रेस बनी थी उस समय पर जो टिहरी रियासत के शासक थे उनका नाम था प्रताप शाह। ये आपको टाइम पीरियड से ही याद होगा। बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, मुझे लगता है कि इनके बारे में और कीर्ति शाह के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको कवर करनी है। तो प्रताप शाह, पहला पॉइंट, प्रजावत्सल, धार्मिक, न्यायप्रिय और विद्वानों का आदर करने वाले राजा थे। ठीक है, यहां से कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन जो बन सकता है, इनके दरबार में आश्रय एक राजकवि थे जिनका नाम था देवराज। तो देवराज ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गढ़वाल राज्ञा वंशावली। तो गढ़वाल राज्ञा वंशावली यानी गढ़वाल राजाओं की एक वंशावली जो है वो नामक पुस्तक लिखी है। और वो पुस्तक किसने लिखी है, देवराज ने। और देवराज किनके राजकवि थे, प्रताप शाह के। ये आपको ध्यान रखना है। इस वाले पॉइंट पे आप 2 स्टार लगा देना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि देवराज किसके राजकवि थे, तो किसके थे, प्रताप शाह के। ठीक है, एक पूछ सकता है गढ़वाल राज्ञा वंशावली किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी है, आपकी देवराज की। प्रताप शाह के राज्यकाल में नए सुधारों का सूत्रपात हुआ, बहुत सारे नए सूत्रपात हुए, नई चीजें हुई हैं। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई है, उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, और भी बहुत सारे काम हुए, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई। देखिए, शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत तो भवानी शाह के समय हो गई थी, लेकिन वो अंग्रेजी की नहीं हुई थी, वो हुई थी संस्कृत हिंदी पाठशाला खुली है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो हुई है टिहरी में, गढ़वाल में, वो जो हुई है वो किसके समय हुई है, प्रताप शाह के समय। ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एक एक करके। अब सुधारों में बात करते हैं। सबसे पहले इस पर आप लगाइएगा 3 स्टार। प्रताप शाह ने एक व्यवस्था शुरू करी,
एक भू व्यवस्था शुरू करी पैमाइश के आधार पर। और इस भू व्यवस्था का जो नाम था, इसे कहते थे रजिस्ट्री व्यवस्था। बेसिकली इसे कहा जाता था ज्यूला पैमाइश, स्टार लगा देना, ज्यूला पैमाइश। कि ज्यूला पैमाइश व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। ज्यूला पैमाइश के अंतर्गत इसने क्या किया था कि थोड़ा जो भू राजस्व की वसूली बहुत जटिल होती थी, तो उसको सरल करने की कोशिश करी। और उसको सरल करने के लिए क्या करा कि जो राज्य था उसको अलग अलग पट्टियों में बांट दिया, और कुल मिला के राज्यों को 22 पट्टियों में बांट दिया, और हर पट्टी का एक एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, और उसी को हम बोलते थे पटवारी। यानी ज्यूला पैमाइश के अंतर्गत इस व्यवस्था में इसने क्या करा, राजस्व वसूली की जो कठिनाई थी उन्हें सरल करने की कोशिश करी, और उसके लिए 22 पट्टियों में, यानी जो पूरा राज्य था उसको 22 अलग अलग पट्टियों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये विभाजित कर दिया, और हर पट्टी का एक जो है राजस्व वसूली का अधिकारी बना दिया, और जिसे क्या बोला जाता था आपका पट्टीदार या पटवारी बोला जाता था, पट्टीदार या पटवारी। तो ये इंपोर्टेंट है। ये व्यवस्था कब हुई है? सन 1873 में। 1871 में गद्दी पर बैठे हैं प्रताप शाह, तो जस्ट 71 के बाद 73 यानी 2 साल बाद इन्होंने इस व्यवस्था को लागू कर दिया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रताप शाह ने टिहरी राज्य को जो है वो कितनी पट्टियों में विभाजित किया था भू व्यवस्था के अंतर्गत? 22 में किया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या सीधा आ सकता है कि रजिस्ट्री व्यवस्था या ज्यूला पैमाइश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये भी किसने करी थी? आपकी प्रताप शाह ने करी थी। तो अभी तक कितने फैक्ट हो गए? यहां से 2 फैक्ट हैं महत्वपूर्ण। एक तो इनके राज कवि हैं जिनका नाम है देवराज, जिनकी पुस्तक है गढ़वाल राज्य वंशावली। दूसरा फैक्ट जो यहां से है वो है एक भू व्यवस्था का, जिसे हम बोलते हैं ज्यूला पैमाइश। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगली बातें। टिहरी रियासत के नरेश चल रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं प्रताप शाह के बारे में। अगली बात हम करते हैं। अगली बात यह है कि प्रताप शाह ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और इसके लिए इसने जो है वो 4 पुलिस थाने स्थापित करवाए। यानी अगर ये आपसे पूछे कि टिहरी में 4 पुलिस थानों की स्थापना किस टिहरी रियासत के शासक द्वारा करवाई गई थी? वो करवाई गई थी प्रताप शाह के द्वारा। और ये कौन कौन से थे जो करवाए थे? एक रवाई, दूसरा टकनौर, तीसरा चिल्ला, और चौथा देवप्रयाग। सॉरी, तो 4 थे। कौन कौन से? रवाई हो गया, टकनौर हो गया, चिल्ला हो गया, और एक हो गया आपका देवप्रयाग। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कभी नाम देकर के पूछ ले, तो आप इसको थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। मैं ये भी नहीं कहता रट के याद करके जाइए, थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। एक रवाई क्षेत्र में थाना बनवाया, एक टकनौर में आपका थाना बनवाया, एक चिल्ला में बनवाया, और एक आपका देवप्रयाग में। ये चारों ही क्षेत्र किसके अधीन थे? टिहरी राज्य के अधीन थे, टिहरी रियासत के अधीन थे। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा काम किया गया 1876 में, राज्य का टिहरी रियासत में पहला अस्पताल बनवाया गया। देखिए प्रताप शाह कितने काम कर रहा है। राजस्व की दृष्टि से बात करें, ज्यूला पैमाइश की शुरुआत, रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू करी है, एक ये इंपोर्टेंट है। उसके अलावा पुलिस थानों की स्थापना करवाई, ये भी प्रताप शाह ने करवाया। और दूसरा बड़ा काम जो है वो है टिहरी में पहला दवाखाना। दवाखाने का मतलब हो गया पहला अस्पताल। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस अस्पताल का जो उद्घाटन किया था, ठीक है, जो इसका शिलान्यास किया था वो किया गया था आपका, आपने नाम सुना होगा श्रीदेव सुमन जी का। तो श्रीदेव सुमन जी के जो पिता थे हरिराम बडोनी, तो वही पूरा इसको देखरेख में रखते थे, यानी वही इसको चलाते थे। यानी जो इस दवाखाने के हेड थे वो कौन थे? आपके हरिराम बडोनी। आपने श्रीदेव सुमन जी का नाम सुना होगा, प्रजामंडल से जुड़ा हुआ रहा है। जो प्रजामंडल आंदोलन स्टार्ट हुआ उससे जुड़ा हुआ नाम है श्रीदेव सुमन जी का। और इनके जो पिता थे इनका नाम था हरिराम बडोनी। तो हरिराम बडोनी जी की देखरेख में ही ये पूरा दवाखाना स्थापित हुआ और ये दवाखाना संचालित होता था। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि राज्य का प्रथम अस्पताल स्थापित करने वाला शासक कौन था? वो था प्रताप शाह। इसके अलावा एक काम और किया जस्ट अगले ही साल 1877 में, प्रतापपुर नगर की नींव डाली। तो ये तो कोई याद करने वाली बात नहीं है, आपको याद रहेगा। ठीक है, जलपुर नदी के तट पर प्रतापपुर नगर, प्रताप शाह से आपको प्रतापपुर नगर याद रहेगा। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट बट याद रह जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा।
प्रताप शाह के समय टिहरी में एक सुंदर न्यायालय भवन का निर्माण करवाया गया, टिहरी में भाई, और जिसे चीफ कोर्ट नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया चीफ कोर्ट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। चीफ कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह। अच्छा, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, निम्न कथनों पर विचार करिए, या प्रताप शाह ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करवाया था, और आपको स्टेटमेंट बना करके दे देगा कि 4 स्थानों पर पुलिस थानों की स्थापना करवाई, झूला पैमाइश की शुरुआत करी, पहला अस्पताल खुलवाया, इस तरीके से एक कुछ नया दे देगा कि देवप्रयाग में पहली संस्कृत हिंदी पाठशाला की स्थापना करवाई। वो काम इन्होंने नहीं करवाया था, वो भवानी शाह ने करवाया था, लास्ट वाला कार्य। ठीक है, तो एक काम ये, और एक इन्होंने जो है वो चीफ कोर्ट की स्थापना करी। ठीक है, तो ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा प्रताप शाह के बारे में। 1883 में राजा ने राजधानी में अंग्रेजी स्कूल प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना करी। आगे चल के ये स्कूल इंटरमीडिएट स्कूल बना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आप 4 स्टार लगा लीजिएगा। टिहरी में, टिहरी रियासत का, गढ़वाल का पहला अंग्रेजी स्कूल कब स्थापित हुआ है? 1883, 1883। ये नाम भी ध्यान रखिएगा, यह स्थापित हुआ है, और नाम क्या था? अंग्रेजी स्कूल प्रताप जूनियर हाई स्कूल। अब नाम देख के ऐसे नहीं पूछेगा कि प्रताप जूनियर हाई स्कूल, ये इसकी स्थापना किसके समय हुई थी, वो सीधा देगा कि टिहरी राज्य में अंग्रेजी के पहले स्कूल की स्थापना किसके समय हुई थी? प्रताप शाह के समय हुई थी। तो उंगलियों पे याद रखिएगा मेन सुधार कौन कौन से किए हैं। ठीक है, एक तो भू व्यवस्था से जुड़ा हुआ सुधार किया है, जिसमें रजिस्ट्री व्यवस्था है, 12 पट्टियों में बांट दिया, और एक एक का प्रमुख पट्टीदार या फिर पटवारी होता था। इसके अलावा एक सुधार किया है पुलिस से जुड़ा हुआ, जिसमें 4 थानों की स्थापना करी गई। ठीक है, 4 पुलिस थाने बनाए गए। उसके अलावा एक चीफ कोर्ट बनाया गया, यह प्रमुख सुधार था। उसके अलावा पहला अस्पताल स्थापित किया गया। उसके अलावा पहला अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किया गया, एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की गई, यह प्रमुख काम था। इसके अलावा एक और बता देता हूं, एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी जो की गई थी, वो भी प्रताप शाह के समय ही की गई थी सबसे पहले, वो बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक जो है वो हाई स्कूल बना था, और आगे चल करके 1891 में इसे हाई स्कूल, और 1940 में इसे इंटरमीडिएट कर दिया गया था। खैर ये एग्जाम में पूछेगा तो नहीं, लेकिन आगे चल के 1940 में इसको इंटरमीडिएट कर दिया गया था। इसी समय 1883 में टिहरी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, जो राज्य की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। भाई स्टार लगा दो, 5 महत्वपूर्ण है। और कितना महत्वपूर्ण होगा कि अभी आपका ये 5-6 दिन पहले जो अपर पीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि राज्य की पहली जो प्रिंटिंग प्रेस लगी थी वो किस शासक के समय पर लगी थी, तो उसका आंसर प्रताप शाह है। मुझे बताया ये चीजें जब आप एग्जाम में बैठोगे सब याद आ जाएगा। यार प्रताप शाह के समय हमने बहुत चीजें पढ़ी, भू व्यवस्था पढ़ी, चीजें यानी जूली पैमाइश पढ़ी, हमने झूला पैमाइश पढ़ी, पुलिस थाने पढ़े, पहला अस्पताल पढ़ा, पहला अंग्रेजी विद्यालय पढ़ा। उसके अलावा पहली प्रिंटिंग प्रेस ये भी स्थापित हुई 1883 में, कहां पर? टिहरी में। ठीक है, प्रताप शाह संगीत प्रेमी थे। ठीक है, संगीत प्रेमी राजा थे, जिनके सलाहकार बद्री दत्त पेन्युली रहे थे। तो थोड़ा सा माइंड में रख लेना, जब आप नोट्स निकालते हो तो उसको हाईलाइट कर लेना, कभी पूछ ले, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रताप शाह के समय टिहरी का आधुनिकीकरण किया गया। ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि टिहरी का आधुनिकीकरण की शुरुआत किसके समय पर हुई है? प्रताप शाह। वो तो आपको दिखाई भी दे रहा है यार, अंग्रेजी को अपना रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस, दवाखाना, सब काम हो रहा है। प्रताप शाह द्वारा दास प्रथा समाप्त करने का प्रयास किया गया, ये एक सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिएगा। टिहरी रियासत के किस शासक के समय दास प्रथा को समाप्त करने की शुरुआत की गई? किसको कोशिश करी गई दास प्रथा को समाप्त करने की? उसका आंसर है प्रताप शाह। दलितों को भूमि प्रदान की गई, दलितों को भूमि भी दी गई, काम करें। भाई सीधी सी बात है, दलित लोग दास करते थे, मतलब दास का काम करते थे। अब जब दास प्रथा आप समाप्त कर दोगे तो वो क्या करेंगे? तो प्रताप शाह ने उसके लिए क्या करी? उनको भूमि दान में दी, भैया अपनी भूमि अपना उगाओ, अपना खाओ, ये सब काम भी किया। तो ऐसे ही प्रताप शाह लोगों के प्रिय नहीं थे, ऐसे ही प्रताप शाह को महान शासक नहीं कहा जाता, कुछ कारण है। महारानी गुलेरिया, ये एक बड़ा नाम है। महारानी गुलेरिया जो थी वो इनकी रानी थी। तो महारानी गुलेरिया, जिन्हें कुंदन देवी भी कहा जाता है, स्टार लगा दो भाई, 3 स्टार। पहले तो यही हो गया। महारानी गुलेरिया किसकी रानी थी? तो किसकी रानी थी? प्रताप शाह की।
या कुंदन देई किसे कहा जाता है? रानी महारानी गुलेरिया को कहा जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट है। तो महारानी गुलेरिया की सलाह से राज्य में प्रचलित वेगार प्रथा, कोमा पाला, कोमा बिसा जैसी 3 प्रथाएं समाप्त करी प्रताप शाह ने। यानी प्रताप शाह की रानी गुलेरिया, उन्होंने सलाह दी, बोले कुछ प्रथाएं चल रही हैं हमारे यहां पर, इन प्रथाओं को आप समाप्त करिए, और ये लंबे समय से चल रही हैं और ये प्रथाएं सही नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, तार्किक नहीं है, इन प्रथाओं को समाप्त करिए, इनसे लोगों का शोषण होता है। ये 3 प्रथाएं कौन कौन सी? पहला बेगार प्रथा, ये प्रथा तो आप जानते होंगे। बेगार प्रथा होती है फ्री में काम करवाना, राज्य के लिए लोग फ्री में कार्य करते थे, ये बेगार प्रथा थी। और आपने देखा अंग्रेजों के समय भी ये बेगार प्रथा जारी रही और इसी के खिलाफ कुली बेगार आंदोलन हुआ था। तो ये एक तो बेगार प्रथा, बेगार प्रथा का मतलब होता है फ्री में कार्य करवाना। और जब आपने दास प्रथा ही समाप्त करने की बात कर दी तो फिर ये भी क्यों जारी रखना? तो बेगार प्रथा। दूसरा है जी पाला। पाला क्या प्रथा थी? पाला प्रथा में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जब जाता था राजा से मिलने के लिए तो वो दरबार में कुछ ना कुछ लेके जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दूध, दही, घी, ये सब चीजें लेके जाते थे। तो दूध, दही, घी राज्य में लेके जाना, इसे बोलते थे पाला। इसके अलावा एक था बिसाह। बिसाह ये क्या होता था? अन्न रूप में कर भंडार में पहुंचाना। यानी जो भंडार गृह होता था, जहां रखा जाता था, वहां पर अन्न वगैरह पहुंचाया जाता था लोगों के द्वारा, इसे बोलते थे बिसाह। ये 3 प्रकार की कुप्रथाएं बड़ी प्रचलित थी। ठीक है, एक बेगार प्रथा, एक पाला और एक बिसा। तो इन प्रथाओं को समाप्त करने का जो कार्य किया गया वो बेसिकली किसकी सलाह से किया गया? महारानी गुलेरिया की। बट किसके समय हुआ है ये कार्य? ये हुआ है प्रताप शाह के समय। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रताप शाह के समय पर एक विद्रोह और हुआ है जिसे ढांडक जनविद्रोह कहते हैं। ढांडक जनविद्रोह। ये ढांडक जनविद्रोह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपसे पूछ भी सकता है कि ढांडक जनविद्रोह जो है वो किसके समय पर हुआ था? ये हुआ था प्रताप शाह के समय। जनविद्रोह क्या था? ये ढांडक जनविद्रोह क्या था? प्रताप शाह के समय पर सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जो अधिकारी थे वो बड़ा शोषण करते थे, अपनी मनमानी चलाते थे, जो मन में आया वो सब काम कर लेते थे। तो ये सब काम जो है वो करते थे और इससे लोग जो है वो बड़े परेशान हो चुके थे। और इसी परेशानी के चलते लोगों ने एक विद्रोह किया और उस विद्रोह का नाम था ढांडक विद्रोह। थोड़ी इस पे हम बात कर लेते हैं। बेसिकली जब जनता जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, जो पदाधिकारी थे, जो अधिकारी थे, उनसे बहुत परेशान हो गई, तो ऐसे में एक व्यक्ति और था राज दरबार में जिसका नाम था लक्ष्मू कठैत। ये नाम याद रखिएगा, लक्ष्मू कठैत। तो ये सब बातें लक्ष्मू कठैत को पता चल रही थी। वो नहीं चाहता था कि इस तरीके से जनता का शोषण हो, ये हो। तो लक्ष्मू कठैत कहीं ना कहीं जनता के साथ में आ गया और उन ऐसे अधिकारियों के, पदाधिकारियों के, जो राज दरबारी थे, जो अधिकारी थे, जो गलत कर रहे थे जनता के साथ, ये उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। यानी आप ऐसे मानिए कि जो ये ढांडक विद्रोह हुआ है, इस विद्रोह का नेतृत्व करता कहीं ना कहीं लक्ष्मू कठैत बन गया। हालांकि लक्ष्मू कठैत आम लोगों में नहीं था, यह स्वयं जो है वो राज्य के अधीन एक अधिकारी था। अगर आप लक्ष्मू कठैत को देखेंगे तो लक्ष्मू कठैत राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाला प्रथम गढ़वाली था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मू कठैत राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाला पहला गढ़वाली व्यक्ति है जो राय बहादुर की पदवी से सम्मानित हुआ है। तो लक्ष्मू कठैत ने कोशिश करी कि ये जितने भी पदाधिकारी है, ये सब हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये खत्म कर दें। और ऐसे में वो जितने भी पदाधिकारी थे वो सब खिलाफ हो गए लक्ष्मू कठैत के। और कहते हैं उन लोगों ने फिर जो है इसको विषैली मदरा पिला के जो है वो इसे मरवा दिया था। यानी लक्ष्मू कठैत को विष दे दिया था। ठीक है, जो मदरा होती है, शराब होती है, उसमें कुछ विष मिला के पिला दिया था और जिसके चलते लक्ष्मू कठैत मर गया था। तो एक ये छोटी सी कहानी है और ये नाम शायद कभी आपको सुनने के लिए मिल जाए, या ये पूछ ले पहला गढ़वाली जिसे राय बहादुर की उपाधि मिली थी वो कौन था? लक्ष्मू कठैत। ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ था इसे पूरा बोलते हैं बासर ढांडक विद्रोह। तो ये बासर विद्रोह राज कर्मचारियों की स्वार्थ, लोलुपता, शोषण और षड्यंत्रकारी नीतियों के विरुद्ध हुआ था। तो इंपोर्टेंट है, बासर ढांडक विद्रोह प्रताप शाह के समय हुआ है। क्यों हुआ है? जो अधिकारी थे वो खुद लिख रहे हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी जी, वो ये कह रहे हैं कि जो राज कर्मचारी थे
वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुके थे, शोषण करने लगे थे और षड्यंत्रकारी नीतियां चल रही थी। तो उन्हीं के खिलाफ लोगों ने एक विद्रोह किया और स्वयं इस विद्रोह को करने वाला एक व्यक्ति था लक्ष्मू कठैत, जो कि इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बन गया, जिसको अंत में इन पदाधिकारियों ने विषैली मदरा पिला के मार दिया था। तो इतनी बातें एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये सब चीजें, ठीक है। अब प्रताप शाह के बाद गद्दी पर अगले शासक बैठे हैं जिनका नाम है कीर्ति शाह। पहले शासक सुदर्शन शाह, दूसरे शासक भवानी शाह, ठीक है, तीसरे शासक प्रताप शाह, चौथे शासक कीर्ति शाह। अब बात करते हैं कीर्ति शाह, इंपोर्टेंट पॉइंट पे सीधे बात करेंगे। कीर्ति शाह को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। एक तो ये इंपोर्टेंट है, टिहरी रियासत में किस शासक की तुलना अकबर से करी जाती है, तो वो करी जाती है किसकी, कीर्ति शाह की। कीर्ति शाह को गढ़वाल का अकबर कहते हैं, 3 स्टार लगा लेना, ठीक। प्रताप शाह की मृत्यु के समय कीर्ति शाह मात्र 13 वर्ष के थे। अब आप सोचिए 13 वर्ष के हैं और कम से कम सत्ता में पूर्ण निर्णय लेने के लिए आयु 16 से 18 तो होनी चाहिए। तो अब ऐसे में कीर्ति शाह को जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी को संरक्षण बनाने की, संरक्षक बनाने की, यानी बड़े को अपने साथ रखने की। तो ऐसे में इनके एक चाचा थे जिनका नाम था विक्रम शाह। चाचा मतलब समझ गए होंगे आप, यानी जो इनके पिता थे प्रताप शाह, उनके छोटे भाई, क्योंकि प्रताप शाह का पुत्र है कीर्ति शाह और कीर्ति शाह के जो चाचा हैं वो हैं विक्रम शाह। तो विक्रम शाह जो है वो क्या बन गए, संरक्षक बन गए। कायदे में संरक्षक नहीं संरक्षिका बनना चाहिए था रानी को, क्योंकि राजा की पत्नी है यानी इनकी मां गुलेरिया, उनको बनना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, चाचा हैं, चाचा संरक्षक बन जाते हैं, क्या दिक्कत है केयर टेकर बनने में। लेकिन जब चाचा ने मनमानी शुरू कर दी और वो अपनी इच्छा से काम करने लगे तो ये बात पसंद नहीं आई रानी गुलेरिया को। रानी गुलेरिया समझ गए होंगे आप, प्रताप शाह की रानी। तो फिर क्या किया, रानी गुलेरिया ने पूरे की पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, यानी पदवी पर बैठा दिया कीर्ति शाह को जो कि 13 वर्ष का है, और उसकी संरक्षिका स्वयं बन गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, यहां से क्वेश्चन ये आएगा कि टिहरी रियासत में किस शासक की संरक्षिका रानी गुलेरिया थी, तो आंसर होगा कीर्ति शाह। क्वेश्चन पूछे रानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी, तब आंसर होगा प्रताप शाह, ठीक है। तो प्रताप शाह की मृत्यु के समय कीर्ति शाह मात्र 13 वर्ष के थे और प्रताप शाह की गुलेरिया रानी, जिन्हें कुंदन देई कहा जाता था, से उत्पन्न 3 पुत्रों में कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह से बड़े थे। यानी 3 पुत्र थे प्रताप शाह के, ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए थे रानी गुलेरिया से, ठीक है। एक का नाम है विचित्र शाह, एक का नाम है सुरेंद्र शाह, ये नाम याद नहीं रखने आपको। और इनमें सबसे बड़े जो थे उसका नाम था कीर्ति शाह, ठीक है। राजमाता गुलेरिया ने चाचा विक्रम शाह को राजा का संरक्षक नियुक्त कर दिया था, चाचा को बना दिया कि आप समझो। लेकिन राजा की अकुशलता को देखकर गुलेरिया ने शासन प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया, बोले बात नहीं बनेगी, चाचा नहीं संभाल पाएंगे, तो स्वयं ही रानी गुलेरिया ने सब व्यवस्था संभाल ली, ठीक है। और सहायतार्थ एक संरक्षण समिति का भी गठन कर दिया। अब क्या कर दिया, एक संरक्षण समिति बना दी। जैसे आपने देखा होगा मराठा साम्राज्य में 12 भाई परिषद का गठन किया गया था, वैसे ही एक समिति बना दी, एक काउंसिल, उसमें समझदार लोग रख दिए, वो राय देंगे किसी भी मामले पर, वो कोशिश करेंगे कि जो पदवी है, राजा का ओहदा है, वो संरक्षित रहे। तो एक संरक्षण समिति जो है वो बना दी। खास करके ऐसा होता था जब भी कोई महिला संरक्षिका बनती थी, तो अब वो क्या करे, तो उसमें पुरुषों को लाने के लिए शासन व्यवस्था में एक परिषद बनाई जाती थी, काउंसिल, और उस काउंसिल के राय से, मशवरे से सब कुछ चलता था। संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट, यहां संयुक्त प्रांत का मतलब आप समझ रहे होंगे यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अल्फ्रेड कॉल्विन ने टिहरी पहुंचकर राजमाता के पक्षपात रहित शासन प्रबंधन की प्रशंसा की थी। तो खैर उन्होंने बताया, ठीक है, ये आपके जो जिसे पहले संयुक्त प्रांत कहते थे यूपी, ठीक है, हम भी इसी का पार्ट थे। तो संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय पर अल्फ्रेड कॉल्विन। तो अल्फ्रेड कॉल्विन जब टिहरी आए, उन्होंने देखा इस रियासत के बारे में, और उन्होंने देखा कि यहाँ का एक राजा है जो बच्चा है, ठीक है, नाम है कीर्ति शाह, और जो चला रही है शासन वो चला रही है रानी गुलेरिया। उन्होंने तारीफ करी कुंदन देई की, रानी गुलेरिया की, बोले इतना बेहतरीन शासन, इतना बेहतरीन व्यवस्था, ठीक है, और कोई पक्षपात नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत बेहतरीन जो है वो उन्होंने शासन बताया है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ बातें कहते हैं, एक ऐसी जानकारी मिलती है कि एक समय ऐसा आ गया था कि टिहरी रियासत जो है वो राजस्व की मार से गुजर रहा था, यानी राजस्व में राजकोष नहीं था, स्थिति बड़ी खराब हो चुकी थी। वो उसका होना भी था, राज्य बहुत बड़ा थोड़ी था, सब कुछ तो मेन अंग्रेजों ने ले लिया था। टिहरी रियासत छोटा सा राज्य है, ज्यादा पट्टियां भी नहीं है, 22 पट्टियां थी उसमें, तो छोटा सा था, राजकोष की कमी थी। तो एक जानकारी मिलती है कि राजमाती गुलेरिया ने अपने आभूषण बेचकर अपनी राजधानी में बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ तथा गंगा माता के 4 मंदिरों और एक धर्मशाला का निर्माण करवाया था। अब इसे आप धार्मिक आस्था कहें या क्या माने कि अपने आभूषण बेच करके जो राजमाता हैं उन्होंने धार्मिक रूप से कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, एक धर्मशाला बनवाई। ठीक है, तो इस जानकारी को भी आप याद रखिएगा। कीर्ति शाह का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री राणा जंग बहादुर की पौत्री से हुआ था। उतना इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन ठीक है। कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में प्रताप हाई स्कूल 1891, कैंपबेल बोर्डिंग हाउस 1907 में, और हिवेट संस्कृत पाठशाला 1909 स्थापित की तथा राज्य में 25 यानी 25 प्राइमरी पाठशालाएं खोली। अब ये कुछ डाउट क्लियर करता हूं जो आपके मन में डाउट है। पहला है जी, आप कहेंगे कि पहला जो स्कूल खुला है अंग्रेजी स्कूल जिसकी हम बात कर रहे थे, वो तो खुल गया था पहले ही, कि वो काम तो जो है वो प्रताप शाह के समय हो गया था। बिल्कुल हो गया था, प्रताप शाह के समय अंग्रेजी स्कूल पहला खुला, लेकिन वो हाई स्कूल नहीं बना था। ठीक है, वो हाई स्कूल जो बना वो किसके समय पर बना? वो बना कीर्ति शाह के समय पर। और आप देखेंगे फिर आगे चल करके फिर यही बनेगा इंटरमीडिएट। तो उसका नाम हम उसे पढ़ते हैं, हाई स्कूल के नाम से हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी यहां पर आपको डिस्कस किया होगा। यहां पर आप देखेंगे पीछे जहां मैंने पढ़ाया था प्रताप शाह। ठीक है, ये कि 1883 में राजा ने राजधानी में अंग्रेजी स्कूल प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना करी। अब इन्होंने जो 1883 में बनवाया है स्कूल, ये हाई स्कूल नहीं है, ये आप समझिएगा। ये क्या है? प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना करी है, यानी ये जो है ये अभी हाई स्कूल तक नहीं हुआ है। इसको आगे हाई स्कूल कब किया गया है? इसे किया गया है 1891 में, इसको हाई स्कूल किया गया। ठीक है, और उसके बाद में 1940 में इसे किया गया है इंटरमीडिएट। तो अगर आपसे यह पूछे कि जो टिहरी में पहला अंग्रेजी स्कूल खुला है, जूनियर हाई स्कूल जो खुला है, वो किसके समय पर खुला है? आपका प्रताप शाह के। लेकिन पूछे कि ये हाई स्कूल तक कब हुआ है, तो ये किसके समय पर हुआ है? कीर्ति शाह के समय पर हुआ है। और आप आगे देखेंगे, आगे चल करके लगभग 1940 में ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट। तो ये एक थोड़ा सा डाउट है जो बच्चों में रहता है, इस डाउट को आप जो है वो अपना निकाल देना माइंड से। ठीक है, तो एक काम क्या है, कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना। तो यहीं पर आप एक बात नोट कर लेना कि ये जो बना है ये कब है? 1883 लगभग, लेकिन उस समय ये था जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, उस समय ये जूनियर हाई स्कूल था। प्रॉपर हाई स्कूल कब बना? 1891 में। इसके अलावा कैंपबेल बोर्डिंग हाउस, ये भी स्टार लगा देना, पूछ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई बोर्डिंग हाउस की? 1907। हिवेट संस्कृत पाठशाला 1909 स्थापित किए गए, और लगभग राज्य में 25 प्राइमरी पाठशालाएं, यानी जो बेसिक शिक्षा वाली होती है, छोटी क्लासों की प्राइमरी शिक्षाएं जो है पाठशालाएं स्थापित की गई। तो शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम जो है वो किसने किया है? आपका कीर्ति शाह ने किया है। नाम भी देखिए कीर्ति शाह है और काम भी कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो ये वाला डाउट अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक ये कैंपबेल बोर्डिंग हाउस 1907 और 1909 में हिवेट संस्कृत पाठशाला। 1909 हिवेट संस्कृत पाठशाला, 1907 कैंपबेल बोर्डिंग हाउस 1907 में। उसके अलावा 1891 में ये वही स्कूल है जो प्रताप शाह के समय स्थापित हुआ था, जूनियर हाई स्कूल। ये बना हाई स्कूल प्रॉपर कब? 1891 में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राजा द्वारा निर्धनों को कन्यादान में आर्थिक सहायता, दहेज प्रथा समाप्ति, ये सब काम करे गए, इसको आप देख लेना।
किसानों की सुविधा हेतु 2 लाख रुपए से बैंक ऑफ गढ़वाल खुलवाया गया। लगाइए भैया 3 स्टार, इंपोर्टेंट है। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके समय पर हुई है? कीर्ति साहा के समय हुई है, बैंक ऑफ गढ़वाल। और बैंक ऑफ गढ़वाल हुआ क्यों है? किसानों की सुविधा के लिए। किसान ऋण लेकर के अपनी फसल बो पाए, अच्छे से काम कर पाए, तो उनके लिए किसकी स्थापना हुई है? आपकी बैंक ऑफ गढ़वाल की। ये ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है कमेंट में कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था और वो कब स्थापित हुआ था। ठीक है। कीर्ति साहा द्वारा टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था भाई। लो, टाइपराइटर आपने सुना होगा। लगाइए 3 स्टार। क्वेश्चन पूछता है किस टिहरी रियासत के शासक द्वारा टाइप राइटर की जो है वो स्थापना की गई थी, आविष्कार किया गया था? तो वो किसके द्वारा टाइप राइटर की खोज की गई थी, आविष्कार किया गया था? तो किसके द्वारा? कीर्ति साहा के द्वारा। तो इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट, कीर्ति साहा द्वारा उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछ सकता है। कुष्ठ आश्रम यानी जो लोग, कुष्ठ आश्रम का मतलब हो गया कि जो लोग इस स्किन से, किसी को कोई बीमारी हो रखी है, कोल्ड टाइप की बीमारी हो रखी है, ठीक है, जो कोल्ड हो जाता है कई बार माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, तो उसके लिए एक आश्रम बना दिया कि जितने भी इस समस्या से गुजर रहे हैं वो वहां पर जाकर के रहें, उनका इलाज हो। तो उसके लिए कुष्ठ आश्रम बनवाया था। कहां पर? उत्तरकाशी में। ये काम भी कीर्ति साहा ने किया। मैंने आपसे कहा था प्रताप साहा और कीर्ति साहा ये वो हैं जिन्होंने टिहरी रियासत की तकदीर बदली है। इन्होंने बहुत सारी चीजें करी। ठीक है। कीर्ति साहा ने तारा दत्त गैरोला का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। बहुत अच्छे विधि के जानकार थे, वकील थे। इन्हें अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था। इन पे हम आगे जब मैं व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा उत्तराखंड के, बस अभी हिस्ट्री लास्ट चल रही है, कंप्लीट कराते ही मैं शुरू करूंगा। आपका पर डे का एक एक टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा। जैसे एक दिन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ा दूंगा, फिर एक दिन कुछ और टॉपिक प्रमुख संस्थान पढ़ा दूंगा, ऐसे करके पूरा जनगणना हो गई, ऐसे ही एक दिन आपका बजट हो गया, इस तरीके से कराऊंगा। ठीक है। तो एक तो ये कीर्ति साहा ने अपना विधि परामर्शदाता किसे नियुक्त किया था? तो किसे किया था? तारा दत्त गैरोला को। एक ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कीर्ति साहा द्वारा टिहरी नगरपालिका तथा टिहरी में वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। ये भी लगा लेना, इस पर भी एक स्टार पूछ सकता है। देखो, जितनी भी बातें हैं यहां पर लिखी हुई हैं, ये सब महत्वपूर्ण ही हैं, इंपोर्टेंट ही हैं। अच्छा, मैंने तो एक कमेंट देखी, एक व्यक्ति ने कमेंट करी थी, बोले सर ये जो मैटर है ये किसी किताब का है और आप जो है अपना लेकर के आओ। अपना कहां से? अपनी हिस्ट्री बनाऊं? मतलब कैसे बनाऊं? अरे जो ये काम हुआ है, मान लीजिए कोई ये रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट के नाम से कोई प्रकाशित हुई है, तो जो किताब बताएगी वही तो मानूंगा भाई। मैं इतिहासकार थोड़ी हूं कि मैं हिस्ट्री लिखूंगा। मैं इतिहासकार नहीं हूं। मैं आपको उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मेरा काम है चीजों को इजी करना, मेरा काम है आपको चीजें याद करवाना, मेरा काम है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो बताना, आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है वो बताना। मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं बैठ के अलग से पहले इतिहास लिखता हूं। ठीक है, कि उत्तराखंड का इतिहास पर, मतलब उत्तराखंड के इतिहास पर एक ग्रंथ और भाई फिर नीचे अपना नाम, ये काम थोड़ी है मेरा। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आइए। 1901 में टिहरी प्रिंटिंग प्रेस से पाक्षिक पत्र, देखो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना तो हो चुकी थी प्रताप साहा के समय, लेकिन पहला गजट जो प्रकाशित हुआ है, पहला जो पत्र निकला है, पक्ष होते हैं ना, 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो 15 दिन का पाक्षिक पत्र निकलता था। ये 15 दिन का, एक शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में ऐसे हर महीने में निकलता था ये। उसका नाम था रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट। तो इसमें जो घोषणाएं होती थी, जो योजनाएं होती थी, वो सब पूरा डाटा जो है वो इस गजट में होता था। इसलिए इसका नाम ही है क्या? टिहरी गढ़वाल दरबार गजट, रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट, वो सॉरी गजट, ठीक है, गजट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1901 में प्रकाशित हुआ था, किसके समय? कीर्ति साहा के समय। 18, इस पे लगा रहा 3 स्टार। 1897 में राजधानी में घंटा घर और नए राजभवन का निर्माण करवाया गया, नया राजभवन बनवाया गया, उसके अलावा घंटा घर की स्थापना। ठीक है, तो टिहरी रियासत में जो राजधानी में घंटा घर बनवाया गया वो किसके द्वारा बनवाया गया? कीर्ति साहा के द्वारा बनवाया गया। कीर्ति साहा के नाम पर कीर्ति नगर की स्थापना की गई। जैसे आपने देखा होगा प्रताप साहा के द्वारा प्रताप नगर की स्थापना हुई, वैसे कीर्ति नगर की स्थापना की गई है किसके द्वारा? इसी के, कीर्ति साहा के द्वारा। यमुना नदी पर एक ब्रिज
बनवाया गया जिसका नाम है हिवेट ब्रिज। ठीक है, आपको मैंने एक बताया था हिवेट संस्कृत पाठशाला, वो भी स्थापित कीर्ति साहा ने करवाई। और हिवेट ब्रिज यमुना नदी पे जो बनवाया वो भी किसने बनवाया? कीर्ति साहा ने। ये भी कीर्ति साहा की देन है, यानी कीर्ति नगर और उसके अलावा हिवेट ब्रिज जो यमुना नदी पे बनवाया वो भी किसने बनवाया? कीर्ति साहा ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक जो बड़ा नाम आता है इनके समय पर वो आता है स्वामी राम तीर्थ का। स्वामी राम तीर्थ, बेसिकली इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ पंजाब में था और ये 1902 में आए थे टिहरी, और उस समय पर यहां पर शासन किसका था? कीर्ति साहा का। बड़ा सम्मान हुआ इनका स्वामी राम तीर्थ का। और कहते हैं कि इसी समय पर 1902 में एक धर्म सम्मेलन होना था। 1902 में धर्म सम्मेलन ये होना था 1902 में जापान में। जैसे आपने सुना होगा एक हुआ था 1893 में, और वो हुआ था आपका कहां पर? शिकागो। तो वैसे ही एक धर्म सम्मेलन उसके बाद पेरिस में हुआ था। ऐसे ही एक धर्म सम्मेलन होना था जापान में जिसका नाम था सर्व धर्म सम्मेलन। और उस समय पर रियासतों के पास आता ही था भाई किसी व्यक्ति को आप भेजिए, ऐसा निमंत्रण आता था। तो स्वामी राम तीर्थ कीर्ति साहा के समय थे और कहते हैं कीर्ति साहा ने स्वामी राम तीर्थ को वहां पर भेजा उस सर्व धर्म सम्मेलन में। कहा भाई तुम जाओ और साथ में टिकट जो है वो तुम मेरे से लेके जाओ। यानी जो खर्च था, जो यात्रा व्यय था, वो किसके द्वारा दिया गया था? कीर्ति साहा के द्वारा दिया गया था। तो मैं भी स्वामी राम तीर्थ से एक दो चीजें आपसे पूछ ले, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इन्होंने जो समाधि ली थी स्वामी राम तीर्थ ने, वो भी आपका भिलांगना नदी में ली थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजा द्वारा वजीर। अब देखो इनके राजा वजीर का नाम क्या है? हरिकृष्ण रतूड़ी। अब वजीर कितना बड़ा पद होता था, तो इनके जो वजीर थे उनका नाम था हरिकृष्ण रतूड़ी, जो बड़े इतिहासकार भी रहे हैं। हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित नरेंद्र हिंदू लॉ तथा गढ़वाल का इतिहास लिखने हेतु प्रोत्साहित किया। बोले गढ़वाल का इतिहास लिखिए भाई, और तब आप हरिकृष्ण रतूड़ी का क्या पढ़ते हो? गढ़वाल का इतिहास पढ़ते हो। तो हरिकृष्ण रतूड़ी कीर्ति साहा के ही वजीर थे और उसने कहा भाई कि आप क्या लिखिए? गढ़वाल का इतिहास लिखिए। तो जो गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया वो काम भी किसने किया था? कीर्ति साहा ने किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या इंपोर्टेंट है कीर्ति साहा के बारे में? ठीक है, सकलाना क्षेत्र में बड़ा वेगार कुप्रथा से प्रजा पर हुए अत्याचारों के विरोध में स्थानीय व्यक्ति रूप सिंह कंडारी ने आवाज उठाई थी। क्या एक विद्रोह हुआ था? ठीक है, मतलब अभी भी जो है वो आपकी बेगार प्रथा चल रही थी, तो उस कारण से सकलाना क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, और आवाज जिस व्यक्ति ने उठाई थी उसका नाम था रूप सिंह कंडारी। ठीक है, उतना अंदर जाके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एग्जाम के समय हल्की मारी झलक मार के चले जाओगे तो ठीक है। वनों की सुरक्षा हेतु राजा ने सकलाना के संपूर्ण क्षेत्र को टिहरी राज्य की वन व्यवस्था के अंतर्गत रख दिया था। अभी मैं आपको ये बात मैं आपसे करूंगा। देखिए था क्या, जैसे टिहरी रियासत थी तो टिहरी रियासत में वो कानून लाए जा रहे थे जो कानून अंग्रेज लागू कर रहे थे। तो जैसे अंग्रेज अपने क्षेत्र में कोई कानून लागू करते थे तो वो बाध्य करते थे रियासतों को भी कि आप भी अपने क्षेत्र में लागू करिए। तो जब रियासतें उनको लागू करती थी अपने क्षेत्र में तो लोग विद्रोह करते थे। तो ऐसे ही मान लीजिए अंग्रेज तो प्रमोट करते थे बेगार प्रथा को, जो कुली बेगार प्रथा होती थी उसको वो प्रमोट करते थे। तो ऐसे में जगह जगह पर ये प्रथाएं जब प्रमोट होती थी राजा के अधीन तो उनके खिलाफ जो है वो विद्रोह होता था। तो ऐसा ही विद्रोह एक कीर्ति साहा के समय देखा गया, और ये देखा गया कहां पर? सकलाना क्षेत्र में। और सकलाना क्षेत्र में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो थे रूप सिंह कंडारी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कीर्ति साहा के समय 1892 में आगरा दरबार में लॉर्ड लैंसडाउन ने भारतीय राजाओं के समक्ष उनके गुणों की प्रशंसा की। ठीक है, और उसे एक आदर्श राजा घोषित किया। तो ठीक है, होता क्या था कि इनकी मीटिंग होती रहती थी। जैसे अलग अलग रियासतें थी तो कहीं पर अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बुला लिया सबको, बोले क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ऐसे में कीर्ति साहा को कई बार सम्मानित किया गया, नए नए प्रकार की उपाधि दी गई, और इनकी उपाधि भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट उपाधि थी इनकी जो इन्हें दिल्ली दरबार में मिली थी, सर की उपाधि, जिसको बोलते हैं हम KCSI। ठीक है, यानी नाइट कमोडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। इसकी शॉर्ट फॉर्म आपसे एग्जाम में देख करके पूछता है कि KCSI फुल फॉर्म लिखी हुई है, आप नोट्स में देख लीजिएगा। KCSI या सर बोल देते थे। इसकी उपाधि दिल्ली दरबार में किसको मिली थी? तो किसको मिली थी? कीर्ति साहा को। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं,
कि दिल्ली दरबार क्या था। अभी तक 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। क्या होता है दिल्ली दरबार? जब कभी भी ब्रिटेन से वहां की महारानी, वहां का सम्राट भारत में आता था तो उस समय पर उनका बड़ा स्वागत होता था और इसे हम दिल्ली दरबार कहते थे। अभी तक 3 दिल्ली दरबार जो है वो आपके हुए हैं ब्रिटिश राज में, और जो एक दिल्ली दरबार था वो हुआ था किसके समय पर? कर्जन के समय पर। इसके बाद में आप देखेंगे एक दिल्ली दरबार हुआ है पहले लिट्टन के समय पर, और एक दिल्ली दरबार आगे चल के होगा 1911 में। ये हुआ है 1903 में, एक हुआ है लिट्टन के समय इससे पहले, और एक हुआ है आगे चल के 1911 में। तो ये जो दिल्ली दरबार था 1903 वाला, इसमें कीर्ति शाह भी गए और कीर्ति शाह को सर या फिर KCSI की उपाधि दी गई थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कीर्ति शाह को 1900 में इंग्लैंड में अंग्रेजों द्वारा 11 तोपों की सलामी दी गई और नाइट कमांडर की उपाधि दी गई। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दो 4। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि टिहरी रियासत के किस शासक को 11 तोपों की सलामी और नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी? तो किसको दी गई थी? कीर्ति शाह को। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कीर्ति शाह के समय टिहरी में 1904 में कुंजड़ी वन आंदोलन और 1906 में खास पट्टी आंदोलन हुआ था। तो आंदोलन को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 2 आंदोलन याद रखिएगा। 1904 का एक कुंजड़ी वन आंदोलन और ये 1906 का खास पट्टी आंदोलन। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब आंदोलन वही हैं जो राजा के द्वारा कानूनों को लागू किया जा रहा है, वन क्षेत्रों का, वन अधिकारों का लोगों का हनन किया जा रहा है और उसके कारण से जगह जगह लोग विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 आंदोलन, एक कुंजड़ी वन आंदोलन और एक खास पट्टी आंदोलन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैंपबेल 1907 में टिहरी आया था, ठीक है, और उसने कहा था कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने अपने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं देखा। लीजिए, लॉर्ड कैंपबेल, आप सोचिए कि एक अंग्रेज अधिकारी और भारत के टिहरी रियासत के राजा की इतनी तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने भारतवर्ष के किसी भाग में ऐसा शासक नहीं देखा है। और आपने देखा भी कीर्ति शाह के समय बहुत सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने देखी होंगी। बच्चों, आपको बोर्ड पे दिखाई तो सही दे रहा है ना? मुझे लगता है कि बार बार ब्लर हो जाता है, ठीक है, मेरी स्क्रीन इधर चल रही है ना। तो इतनी बातें जो है वो कीर्ति शाह के बारे में है, ठीक है। और अगला शासक है नरेंद्र शाह, लेकिन मैं इसलिए इस क्लास को अभी वो कर रहा हूं, यही रोक रहा हूं। हालांकि मैं पूरा कंप्लीट करानी थी मुझे, लेकिन रीजन क्या है, डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको याद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला शासक सुदर्शन शाह, दूसरा शासक भवानी शाह, तीसरा शासक प्रताप शाह, चौथा शासक कीर्ति शाह। 2 शासक बचे हैं, एक नरेंद्र शाह और एक मानवेंद्र शाह। ये मैं आपसे कल की क्लास में करा दूंगा और आप सब क्लासें आपको कंटिन्यू मिलेंगी, ठीक है, बेहतर तरीके से। और बाकी बढ़िया है, आप क्लास करिए और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।